पॉइंट प्रिंसिपल सर ने टेकअप कर लिए हैं और आप सभी एज्यूम कि सभी सीनियर स्टूडेंट्स के ही पेरेंट्स हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपसे जितना हम जान सके, क्योंकि आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो बच्चा है, वो कहीं ना कहीं कुछ सालों में जाइड के प्रांगण से निकल के किसी और इंस्टीट्यूशन में जाके अपना करियर बनाने का प्रयास करेगा। और ये जो समय है, इंस्टीट्यूशन, स्कूल सब चलते रहेंगे, लेकिन इस टाइम पे प्रायोरिटी हमारी एज एडमिनिस्ट्रेशन ये होनी चाहिए कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्कूल से, मैनेजमेंट से कुछ बदलाव की तरफ आप हमें लेकर जाना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं अपने बच्चे के करियर को लेकर। क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि ये एक बैलेंस पेरेंट, मैनेजमेंट, फैकल्टी के बीच में बनेगा जब भी कुछ स्टूडेंट आगे कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि पहले कुछ 30-40 साल पहले जब हमारे दादा या हमारे पिताजी, उस टाइम पे करियर गाइडेंस या बच्चों को बताना कि तुम ये करो, तुम ऐसा करो, या मोटिवेट करने का कल्चर नहीं था। रहकर वो उल्टा था, अच्छा तू ये करेगा, हम भी देखते कैसे करते। एक ऐसा कल्चर था कि विश्वास नहीं था कि हमारा बच्चा भी इस टाइप से अपना करियर बना सकता है। लेकिन आज विद टाइम हमने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी बच्चे किसी भी मुकाम पे पहुंच रहे हैं, उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। उसका विशेष कारण ये है कि आप माने या ना माने, आपका बच्चा आपकी सुनता है कि नहीं सुनता, आपको ये महसूस होता होगा, बट 80-90% बच्चा अपने पेरेंट्स की ही बातों को वैलिडेट करता है, या अपने परिवार में उसका एनवायरनमेंट क्या है, या उसके पिताजी ने क्या किया, या उसके और परिवार में लोगों ने उसको एज ए रेफरेंस लेता है। तो सबसे पहली चीज है कि आप उस बच्चे के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या बन रहे हैं, उसको किस टाइप का अनुभव दे रहे हैं। स्कूल में तो बच्चा 6 घंटे रहता है, 18 घंटे वो आपके एनवायरनमेंट में रहेगा। कहीं आप घूमने जा रहे हैं, उस बच्चे को कहीं और कुछ मूवी दिखाने लेकर जा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो पेरेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट का क्या व्यू पॉइंट है लाइफ को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं, क्योंकि यहाँ इट शुड नॉट बी कि हम सिर्फ बोले, मैं चाहूंगा कि सभी पेरेंट्स 2 शब्द बोले, अपने बच्चे के बारे में बोले, इंस्टीट्यूशन के बारे में बोले। कोई भी फीडबैक देना है, अच्छा बुरा कंस्ट्रक्टिव, आप दें, क्योंकि बेहतर मैनेजमेंट हम जब ही कर पाएंगे जब हमारे को आप बताएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या आपका बच्चा आप घर जाके क्या बोलता है कि मे बी उसको कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, या उसको मे बी कोई करियर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है। और आज मेंटल इलनेस जो इजीली देखी नहीं जा सकती, आप देखेंगे कि ये व्यक्ति तो खुश है, ये बच्चा तो खुश है, लेकिन आप पाएंगे कि मेंटल डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, और वो एक मेजर कारण है बच्चों का करियर ना बनने का या फोकस ना होने का। मैं 100% इस चीज़ को दावे से बोल सकता हूँ, जिस बच्चे ने बहुत अर्ली स्टेज में डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, जैसे प्रिंसिपल सर ने अपने 2 बच्चों का एग्जाम्पल दिया, वो 99% बच्चे वो कर जाते हैं, क्योंकि उस डायरेक्शन में उसको एक लंबा समय मिल गया। लेकिन अगर आपका बच्चा अभी 9th में, 10th में, उसने कोई प्लानिंग नहीं की, तो होगा क्या, 11th-12th में वो बाय चॉइस कुछ भी ले, उसको समय नहीं मिलेगा ये डिसाइड करने का कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूँ, या क्या सब्जेक्ट पढ़ूँ, या मैं किस कोचिंग एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करूँ। तो आज सीनियर क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स के चलते हम पैरेलल ये भी देखें कि बच्चे की डायरेक्शन हम कहाँ लेकर जा सकते हैं। और ये चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी आप देख रहे हैं, बदलाव जो हो रहा है वो इसी कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हो रहा है कि हमें परसेंटेज से बाहर निकलना है। अगर परसेंटेज के बेस पे ही सब एडमिशन होते तो ये CUET एग्जाम नहीं आता, नीट नहीं आता, JEE का एग्जाम नहीं होता, सिर्फ परसेंटेज के बेस पे हो सकता है।
तो परसेंटेज का जो महत्व है वो बिल्कुल 90% 85% तक जरूर है कि एटलीस्ट बच्चे को 80 85 90% उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन वो ये आपको गारंटी नहीं देता कि वो मार्क्स आ गए तो आप अपने करियर में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सभी आपके साथ, आपसे मिलकर चाहते हैं कि हम समझ पाए कि आपको जो भी एजुकेशन अभी तक गवर्नमेंट स्कूल में मिली उसमें आप कुछ अच्छे पॉइंट्स रहे होंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपकी तरफ से रहे होंगे। तो क्या हम कुछ पेरेंट्स जो शेयर करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं कोशिश? देखिए, आप अगर नहीं बोलेंगे, आप मानिए आपसे पहले जूनियर क्लासेस के पेरेंट्स थे और वो ज्यादा कंसर्न थे, जो मैं देख पा रहा हूं, वो ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, बोल रहे थे, बता रहे थे अपने कंसर्न। तो अगर आज आप नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूं कि आप अपने बच्चों के साथ भी उतना डिस्कशन नहीं कर रहे हैं या उनको उतना मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए। आप मानिए एक प्रोग्राम में मेरा जाना हुआ, गांव का स्कूल था, वहां पर पेरेंट्स और बच्चों के इवन दादा दादी भी आए हुए थे और टॉपिक क्या था कि बच्चों के साथ संतुलन कैसे बेटर हो या बच्चों की मेंटल हेल्थ पे हम कैसे काम करें। गांव के स्कूल की बता रहा हूं। तो ये जो कंसर्निंग टॉपिक है, जैसे प्रिंसिपल सर ने बोला कि आप थोड़ी बातचीत तो करें अपने बच्चों से, या उनके साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा में थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाषा हम लोग कई बार जाने अनजाने में ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं जो बच्चे के कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। तो छोटे छोटे मेरी बदलाव से आप अपने बच्चों के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं। बच्चा स्कूल से निकल जाएगा, कुछ बनेगा नहीं बनेगा, अल्टीमेटली लॉस किसका है? पेरेंट्स का। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप बिल्कुल स्पष्ट होके अपने व्यू पॉइंट्स हमें बताइए, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं पेरेंट हैं, मैं भी पेरेंट हूँ, सर ने अपना एग्जांपल बताया, और हम सबका कंसर्न एक ही है कि हमारा बच्चा डीरेल ना हो, किसी ना किसी अच्छी डायरेक्शन को पकड़ ले, इंटरनेट को अच्छे से इस्तेमाल करे, नेगेटिव यूज ना हो, और वो सारी चीजें पेरेंट्स के बिना संभव नहीं है। तो सर हम आपसे शुरू कर सकते हैं, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे प्लीज? मेरा जेड स्कूल से एक ही इशू से मेरा बच्चा ओवरऑल सर 96 परसेंटाइल का है सर। ओके। लेकिन वो जो सिलेबस को लेके रहता हमेशा कंसर्न रहता है सर। सिलेबस ना उसका बहुत टाइम देखा गया वो पूरा नहीं हो पाता सर। ओके, मतलब वो खुद कवर नहीं कर पाता या टीचर्स के स्कूल के प्रयास से। तो कौन सी क्लास में सर बच्चा? 9th में। 9th में। तो उसका कोई डायरेक्शन सर बना कि किस डायरेक्शन में उसको जेईई में जाना है। जेईई में जाना है। तो आप कुछ कोचिंग भी उसके लिए प्लान करते हैं? आप कोचिंग में उसको कोचिंग करवा रखा सर, तो कोचिंग से ही वो सिलेबस अपना कवर करता है, लेकिन स्कूल भी आपसे उसका रहता है थोड़ा सा रहता है या ज्यादा रहता है? स्कूल में से उसका सिलेबस कवर नहीं हो पाता सर, तो वो ज्यादा कोचिंग से करता है। उसकी 3 साल से इसका ये इशू है सर कि स्कूल से उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आप क्या चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस का प्रबंध हो? एक्स्ट्रा क्लासेस का या टीचर्स जो एकदम टीचर्स का रहता है, टीचर्स परमानेंट नहीं है सर। ओके ओके, चलिए ये हम बिल्कुल इस पे ध्यान देंगे कि टीचर्स मैक्सिमम परमानेंट बच्चे जाइट में ही आ रहा है सर, वो 6 स्टैंडर्ड से ही है। ओके ओके, चलिए ये सर हाँ प्लीज और कोई पॉइंट सर? 96 परसेंटाइल का है सर। उसके जिस टाइम ज्वाइन किया था उसने उस टाइम 98 99 थे उसके सर। एक तो परसेंटाइल का मेरे को कोई इशू नहीं है, वो उसका आईक्यू लेवल काफी अच्छा है सर। ओके, तो मेरे को उससे कोई इशू नहीं है कि वो हाँ उसकी 96 आ गए, 98 आ गए, 99 आ गए, वो जितना पढ़ता है सर समझ के पढ़ता है। बेसिकली मेरा एक कंसर्न रहता है कि बच्चा जो पढ़ेगा उसकी समझ में आ जाए, बिल्कुल टॉपिक्स उससे क्लियर होने चाहिए, उसके टॉपिक्स सारे क्लियर हो। क्लियर। हाँ। तो अगर हम बात करें स्कूल से जाने के बाद वो कोचिंग कितने बजे जाता है? कोचिंग जाता है सर वो 5 to 8। 5 to 8, 3 घंटे। सेल्फ स्टडी भी करते हैं? सेल्फ स्टडी करता है। तो आप ये चाहते हैं स्कूल टाइमिंग में कवर उसका ज्यादा हो? स्कूल टाइम में सर जितना बच्चा कवरेज होगा उतना बच्चे को इफेक्ट पड़ेगा सर। ओके,
चलिए इस पे विशेष ध्यान देंगे, एकेडमिक टीम से हम इंडिपेंडेंट मीटिंग भी करेंगे और इस पे विशेष ध्यान थैंक यू देंगे। सर, थैंक यू सर आप कुछ शेयर सर ये बच्चों के लिए खेल वगैरह कंपल्सरी नहीं है कुछ, जैसे कि मेरा बच्चा 11th क्लास में है, पहले 10th में भी था, 9th में भी, और कोई खेल वगैरह कोई कंपल्सरी नहीं है इसके अंदर। वो खेल तो जहाँ तक हम समझते हैं खेल तो कम एक क्लास तो लगती है बच्चे की खेल की, तो आप कुछ और विशेष चाहते हैं? विशेष तो ये है कि वो अगर कोई बच्चा एक्टिविटी में ना है तो उसको लेना चाहिए इसके अंदर, मतलब मोटिवेट करना चाहिए, हमें आप मदद कर सकते हैं। तो आपका बच्चा क्या स्पोर्ट्स खेलना चाहता है सर? स्पोर्ट्स उसका कोई विशेष नहीं है सर। ओके, तो सभी पेरेंट्स से मैं पूछता हूँ कि स्पोर्ट्स का अगर हम स्टूडेंट से इंडिपेंडेंटली कंफर्मेशन लें कि कौन सा स्पोर्ट्स वो अच्छे से खेलना चाहते हैं और उसको करें, तो क्या कितने पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि स्पोर्ट्स आपका एकेडमिक के साथ होना चाहिए, और कितने पेरेंट्स ये सोचते हैं कि प्रोफेशनली होना चाहिए, मतलब जो कोच हैं जो सिखाने वाले हैं वो अच्छे से सिखाएं, मतलब प्रोफेशनली उनको टेक अप करें। ठीक है, तो मतलब स्पोर्ट्स का अवेयरनेस है, स्पोर्ट्स होना चाहिए सर। और कोई पॉइंट सर? थैंक यू। बच्चों का ना एक पीरियड है स्पोर्ट्स का, स्कूल में बच्चे लगाते हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं होता। तो क्या आप ये चाहते हैं कि एवरीडे लगे? हाँ, एवरीडे स्पोर्ट्स होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हमारे करिकुलम में एवरीडे Good afternoon all. Okay. Let's come to the सर के पॉइंट में आते हैं। आपने मुझे बोला कि बच्चा मेरा 6th या 7th में आया। ना अभी 9th में है ना प्रेजेंट, 6th 7th में ही एंटर इन करेगा। आपने बोला कि परसेंटेज डाउन हो गई। परसेंटेज का इशू नहीं है, लेकिन जो इशू रहता है वो मैं आपको ये नहीं कह रही, लेकिन आपका कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये है परसेंटेज में मेरे को मेरा स्टार्टिंग से बच्चे का यही कंसर्न रहता है कि बच्चा जो भी पढ़े जितना ही पढ़े समझ के पढ़े, उसको टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए सारे, नॉलेज 100% होना चाहिए। परसेंटेज उसका आईक्यू लेवल काफी अच्छा है, मैं उसके एज के बच्चों से हम कंपेयर करते हैं, उसका आईक्यू लेवल काफी अच्छा है, टॉपिक्स उसको सारे क्लियर है, लेकिन जो मेजर इशू है वो हमेशा ये कहता है कि हाँ मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ या ये नहीं हुआ। आज मैं 100% तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी मैं 95% बोलूँगी कि हमारा सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट हो गया। कुछ एक सब्जेक्ट जो लेंदी होते हैं जैसे एसएसटी, शायद मैं साइंस की लेके कंपेयर करता हूँ। मैं आ रही हूँ, कम टू द पॉइंट। साइंस या एसएसटी है या मैथ्स के कुछ एक टॉपिक है जो हमारे कवर नहीं होंगे, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की थी कि इस बार हमारा रिवीजन टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है ना। कंपैरेटिव कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू मी, आप एज अ पेरेंट तो ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा आपको नॉलेज है अपने बच्चे के बारे में, लेकिन हमारा फेब तक भी कंप्लीट नहीं था। बट दिस ईयर हमारा सिलेबस जनवरी में ही कंप्लीट हो गया था। बिफोर वेकेशन मोस्ट ऑफ द क्लासेस था, जूनियर क्लासेस का तो डेफिनेटली, सीनियर क्लासेस का कुछ। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे सर ने भी बोला, प्रिंसिपल सर ने भी बोला कि मार्क्स हमारे मैटर करते हैं, लेकिन हमारे मार्क्स उतना मैटर नहीं करते कि हम उस बच्चे को एज अ पेरेंट्स इतना प्रेशराइज करें कि बच्चे के अगर मान लो 50 में से यूनिट टेस्ट में 40 मार्क्स आ गए और आते 45 थे। लेकिन हमने इस साल अगर आप ओवरऑल बच्चे की परसेंटेज देखेंगे तो हमारी स्ट्रिक्ट मार्किंग है, क्योंकि क्या था कि लास्ट ईयर तक बच्चा अगर मान लो 60 का है और उसको हम इंटरनल मार्क्स, क्योंकि सब इंटरनल सिस्टम है, बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहा बच्चा अभी, तो उसको 80% दे रहे मार्क्स। तो बच्चा जब है ही 60 का, और पेरेंट्स को भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन हम उसको 80 मार्क्स दे रहे हैं, बोर्ड में वो स्कोर नहीं करेगा। बोर्ड में कितना स्कोर करेगा? 60, बिकॉज ही 60। फिर आप क्या क्वेश्चन करते हैं कि सर उसके नंबर कैसे हैं? तो ये पिछले साल से हमारी गाइडेंस यही थी, देखो मैनेजमेंट चेंज होती है, अपना अपना विजन होता है सब, राइट। तो मेरा किसी के एक्सपीरियंस पे कोई भी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, ना मैं ये कह रही कि व्हाट आई हैव डन विच इज़ राइट और रॉन्ग, बट मैं यही कहूँगी कि हमारी गाइडेंस सब टीचर को यही थी कि स्ट्रिक्ट मार्किंग करेंगे इंटरनल, सो दैट
बच्चा अगर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट के स्कोप तभी पता लगेगी जब उसको कम मार्क्स आएंगे। अगर 100% है तो स्कोप तो है ही नहीं ना। फिर 100% अगर बच्चे के मार्क्स आ गए तो वो कहेगा मैं तो परफेक्ट हूँ। कहीं भी कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए हमारी गाइडलाइंस ये थी कि स्ट्रिक्ट मार्किंग है। जहाँ तक बात रही स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स हमारा 100% है। 3 पीरियड पहले हमारे स्पोर्ट्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासेस। सेग्रीगेट हमने ऐसे किया हुआ है, पीरियड हमने ऐसे लगाए हैं कि हर एक बच्चे को मौका मिलता है। अब बात आती है, जैसे हमने अभी छोटे बच्चों की बात की, छोटा बच्चा टीचर्स के कहने से खेल लेता है और खेलना भी जरूरी है। बट बड़ा बच्चा, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मैं बहुत बच्चों के पास जाके बात करती हूँ, स्पेशली गर्ल्स के पास, और मैं सबको बार बार यही इनिशिएट करती हूँ कि गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जेंडर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, नो मैटर। और जो मैं अभी लास्ट मैंने सेमिनार में भी बोला और अभी भी मैं बोलती हूँ कि जो हमारी पुरानी फिलॉसफी थी ना कि सन एनर्जी सबसे पावरफुल एनर्जी, और जो सुबह का सन होता है ना 2 घंटे का, वो अगर आप उसके सामने 2 घंटे खड़े होके खेल लो, काम कर लो। जो पहले लोग खेतों में काम करते थे या खुद ट्रैवल करते थे, गाड़ी नहीं थी, तो वो सन की एनर्जी आपको डायरेक्ट मिल रही थी, तो आपको कोई भी बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं रहते थे, हेल्थ इश्यूज हम टॉपिक अबाउट। बट आजकल इसलिए है तो बच्चे क्या कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, हमको चक्कर आते हैं। चक्कर इसलिए आते हैं क्योंकि वो खेलते नहीं है। उसमें मुझे किसका सपोर्ट चाहिए? पेरेंट्स का। देखो हमने गेम पीरियड लगाया, सब बच्चे हमारे लिए बराबर है। हमने कहीं भी डिफरेंशिएट नहीं किया कि 40 बच्चों में 2 बच्चे नहीं खेलेंगे, 38 बच्चे खेलेंगे। पीरियड सबके लिए। लेकिन उसमें पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा वीक है। वो वीक आपने बनाया है, हमने तो फैसिलिटी सबके लिए दी है और सबके लिए बराबर है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पेरेंट्स का और टीचर का कॉम्बिनेशन बन गया ना, हम बच्चे का फ्यूचर बना सकते हैं। और सबसे पहले हेल्थ है। एजुकेशन तो सब दे रहे हैं और सब देंगे और सब कर रहे हैं, पढ़ना तो अल्टीमेटली है ही। लेकिन जहाँ हम हेल्थ पे अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, बच्चा आधा घंटा स्कूल में खेलता है, 10-15 मिनट आप उसको कहते हो घर पे कोई भी मतलब एक्सरसाइज है, फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या कोई भी स्पोर्ट्स अगर बच्चे का इंटरेस्ट है शाम को, तो जरूर खिलाएं। क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हमारा जो आता है एकेडमिक का। तो बच्चे को मोटिवेट आप लोगों को ही करना है। कुछ एक मैं ये नहीं कहती 100% पेरेंट्स एग्री नहीं करता, फेवरेबल भी है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा नहीं खेलेगा जी, लेकिन आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि खेलना, एक्सरसाइज करना। क्योंकि आजकल और जो हमारी एक्सरसाइज की फॉर्म्स थी पहले, वो खत्म हो चुकी। पहले बच्चा कॉलोनी में खेलता था, नेबरहुड में खेलता था, जॉइंट फैमिली थी, ऊपर नहीं, अब वो सब खत्म हो गया। तो स्कूल में अगर हम हाफ एन आवर बच्चे को खेलने के लिए बोल रहे हैं, तो आप उनको मोटिवेट आप भी करेंगे एज अ पेरेंट। टीचर मोटिवेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें फेवर नहीं मिलती है पेरेंट्स से। और क्या इशू था सर बताइए। मैडम ये 1-1.5 महीने पहले जैसे आपने बताया कि सिलेबस पूरा हो गया ऑलमोस्ट और हो भी चुका है जैसे, लेकिन उसके बाद जैसे बच्चे फ्री है इस टाइम। फ्री नहीं है सर, फ्री हमारा यूनिट टेस्ट चल रहा था, मैं आपको डेट शीट दिखा देती पता हूँ। नहीं लड़का तो आने नहीं रही। अगर कौन सी ऐसा क्लास में सर? 11th क्लास का सर हो सकता है। अगर ऐसा है तो क्यों ना जैसे कि नेक्स्ट टाइम 12th क्लास हो जाएगी, बोर्ड भी हो जाएगी। सर देखो, तो आप अब मैं सर का इसमें भी मैं पॉइंट क्लियर करती हूँ। हमने कहीं भी ये कहा है कि स्कूल से हमने बच्चों को फ्री कर दिया। कभी किसी को कोई मैसेज फोन पे या फिर हमने किसी मैसेज में बोला, बच्चा अगर आपको ये कह रहा है कि मुझे घर बैठ के पढ़ना है, वो आपकी भी ड्यूटी है ना एज अ पेरेंट की, नहीं बेटा आप स्कूल में जाओ, रिवीजन करो। वहाँ अगर हम उनको एंटरटेन नहीं करें, हम उनको मना करेंगे नहीं बेटा घर रहो, और टीचर अगर उसके डाउट क्लियर नहीं करा, तब तो स्कूल फॉल्टी है। आपका बच्चा खुद कह रहा है, आप भी उसको फेवर करो कि नहीं घर बैठ के पढ़ाई करो, फिर स्कूल देखो हेल्पलेस हो चुका है ये करियर आपका। तो जैसे कि फरवरी में आपने एग्जाम चालू कर दिए, तो 1 महीने पहले आपने नेक्स्ट सेशन चालू कर दो इसको। तो हमने यही किया ना सर, हमारे इस बार 20th से पेपर स्टार्ट है फाइनल एग्जाम। उससे पहले हमने फर्स्ट रिवीजन टेस्ट रखा था, सेकंड हमारा क्लास में हुआ है क्लास टेस्ट, और उसके बाद 20th से अब एग्जाम शुरू है। बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट हो चुकी है, सीबीएसई की हो चुकी है, आईसीएसई के भी होंगी, और 12th से हम लोग अपना 20th से नया सेशन शुरू कर लेंगे। हमने बच्चे को तो कहीं फ्री नहीं रखा। आप डेटा पे जाइए ना, अब आपका बच्चा क्या कह रहा है, आपने उसको कैसे फेवर किया, मैं वही कह रही हूँ। पेरेंट्स का और टीचर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो होना चाहिए बच्चे की ग्रोथ के लिए। आप बच्चे को इनडायरेक्टली फेवर कर देते हैं, बच्चा आपको किस तरीके से मिसगाइड कर रहा है, आपको वहाँ स्कूल अवेलेबल है, आप फोन करके इसमें मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन जो है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ,
कि जो पेरेंट्स का और मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन है उसको हम थोड़ा सा और चैनलाइज करें, बिकॉज इस एज में क्या होता है स्टूडेंट भी अपने फेवर के लिए क्या चीज आगे जाके बोलता है वो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा कि स्टूडेंट का कोई भाव गलत है, बट वो चीज कई बार कंट्रोल नहीं हो पाती। जहाँ तक स्पोर्ट्स का विषय है, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मुझे मालूम है कि स्पोर्ट्स में जनरल स्पोर्ट्स होता है और एक स्पेशलाइज्ड हम लोग थोड़ा सा उसमें तो बच्चों का इंक्लिनेशन करें कि फॉर इंस्टेंस कोई टीम हम लोग डेवलप करें जिसमें बच्चों को भी मोटिवेशन आए कि नहीं हमें अपने स्कूल की टीम के लिए खेलना है और हमें अपना स्पोर्ट्स बेटर करना है। तो एकेडमिक और स्पोर्ट्स दोनों में ही हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट आपका डायरेक्ट स्टाफ और मैनेजमेंट के साथ जितना ज़्यादा होगा और निष्पक्ष तौर पे मतलब किसी को क्रिटिक करने के लिए नहीं, समझने के लिए, तो हम बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि इंटेंशन यहाँ 4 स्टेक होल्डर्स है, मैनेजमेंट है, फैकल्टी है, स्टूडेंट है और पेरेंट है। किसी का भी कोई ये इंटेंस नहीं है कि हम लोग बेहतर ना करें, बस वो छोटा छोटा एस्पेक्ट है जिसको हमें कोलैबोरेट करना है राइटली, और उसी के लिए सर हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। तो कुछ अच्छे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। हम कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज से कि हमारे व्यू पॉइंट आए और उस पर माइक्रो प्लानिंग या कोई भी पॉइंट हमें फर्दर डिस्कस करना है तो हम उसको इंडिविजुअल मीटिंग में कोशिश करेंगे लेकर जाए। सर देखो बच्चों ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। मैम फिर से आप बताइए क्या बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि जो रिटर्न वर्क होता है बच्चों का ऑनलाइन मत भेजा जाए, वो ऑनलाइन ओनली इन्फॉर्मेशन भेजी जाए। बच्चे सारा दिन फोन लेके ऑनलाइन वर्क करते हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हो हाँ जी, क्या होमवर्क जो है वो ऑनलाइन दिया जा रहा है? हाँ जी, ओनली जो होमवर्क है ना स्कूल में करवाया जाए, रिटर्न वर्क जो है उनको फोन पे मत भेजा जाए। मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि वो स्कूल में कैसे, मतलब क्या एक्स्ट्रा टाइमिंग में करवाया जाए? नो सर, जो क्लास वर्क होता है ना तो ब्लैक बोर्ड पे हो उनका, बच्चे नोटबुक पे अपना नोट करें और घर से होमवर्क करें, उनका कंप्लीट हो, लेकिन फोन पे उनका रिटर्न वर्क मत जाए। देखो क्लास में हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, एंड आई हैव टेकन एसएसटी सब्जेक्ट और मैथ और एनी ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। हम बच्चे को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मैम ने ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दिया, उसके लिए देखो पहले मैं आपका पॉइंट क्लियर करती हूँ, फिर मैं उसके में बताती हूँ कि हमने सोल्यूशन क्या निकाला। अब उसमें क्या रहता है कि मैम ने अगर 4 क्वेश्चन कराए, सम स्टूडेंट्स आर स्लो लर्नर और स्लो राइटर और सम स्टूडेंट्स आर रियली फास्ट, तो उसमें क्या है कि जिसने फास्ट कर लिया हो तो उसका कंप्लीट हो गया होमवर्क, वो घर जाके रिवाइज करेगा। जिसने फास्ट नहीं किया तो वो क्या है कि घर जाके, अब उसमें 2 बातें हैं। पहले क्या होता था, हम नेबर से या किसी की नोटबुक ले गए या कुछ भी हम बोरो करके कर लेते थे मैनेज। अभी अपने पास फैसिलिटीज है व्हाट्सएप की, तो उसमें देखो या तो बच्चा खुद नोटबुक लेकर जा रहा है, आप उसको बोलो कि अपनी फ्रेंड की नोटबुक ले आए, या फिर आप घर पे उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। देखो क्योंकि हम लोग तो अवेलेबल करा रहे हैं आपको जो भी आज क्लास में हुआ है, ऑप्शन हो गया ना ये तो। हाँ, तो वो तो हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, आपके पास वो अवेलेबल हो गया जो क्लास में था। ये ERP जो सिस्टम है ना ये जरूरी है, आपको सारी लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन एक ही जगह हाँ, पर उसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला है कि क्लास में अगर वो 4 क्वेश्चंस कराते हैं, वो टीचर ने किसी ने प्लान किया तो वो कम कराएं, उतना ही कराएं अकॉर्डिंग टू एवरी स्टूडेंट कि जितना पॉसिबल है कि लास्ट के 10 या 15 मिनट्स, 40 मिनट्स का पीरियड है, 20-25 मिनट बच्चे को बढ़ाएं, 20 मिनट्स या 15 मिनट बच्चे को राइटअप दे दिया, ताकि बच्चे का क्लास में ही खत्म हो जाए, घर जाके रिटर्न वर्क जो है वो रहे ही नहीं और अपना रिवीजन टाइम। लेकिन वो एक्सरसाइज में हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो स्लो लर्नर है, जो व्हाट्सएप पे शेयर करना है, ये नहीं है कि उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ाना है, सिर्फ अवेलेबिलिटी की बात है। जो आजकल टेक्नोलॉजी को हम अवेल कर रहे हैं, और सिर्फ अदरवाइज बच्चे देखो नोटबुक फ्रेंड से बोरो करना, लेकर जाना, घर जाके लिखना या उसका वो आप लोग कर सकते हैं, जैसे भी वो स्कूल फेवरेबल है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। पर हमने ये भी एक्सरसाइज कर ली है कि कम टाइम पढ़ाएं, थोड़ा टाइम रिटर्न के लिए भी दें, सो दैट बच्चा यही कंप्लीट करे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि यही कंप्लीट करे, ताकि बच्चों का रिटर्न जो टाइम है ना घर जाके, मुझे लगता है लर्निंग टाइम कम मिल जाए।
यस और नो? Yes, ma'am. तो मुझे भी पता है क्योंकि आई हैव आल्सो 2 daughters, तो लर्निंग टाइम बच्चे को कम मिलता है और रिटर्न में ही बच्चा बिजी रहता है, वो रिटर्न करके इतना थक जाता है कि वो कर ही नहीं पाता, लर्निंग पे आता ही नहीं है आपको। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने क्या किया, पूरा प्लान बनाया कि यही टॉपिक इतने में कवर हो, कम करो लेकिन यहीं पे खत्म करो। देखिए इसमें एक सुझाव है मेरा, मैंने अभी सभी से डिस्कस नहीं किया है। सीनियर क्लासेस 9 to 12 का जो पेरेंट्स, सिंसियर पेरेंट एकेडमी के लिए कुछ सजेशन या कुछ सिस्टम हमें रेकमेंड करना चाहता है, कुछ हम एक कमेटी बना सकते हैं। वो अभी मैं श्योर नहीं कर रहा हूँ कि हम उसको कितना लागू कर पाएंगे, ताकि आप भी उस कंस्ट्रक्टिव सिस्टम बिल्डिंग का पार्ट बन पाए। जैसे आपने अभी कुछ सजेशन दिए ना, वो हमारे ध्यान में आए, उसको हम कैसे बेहतर करते हैं, कुछ ऑलरेडी सिस्टम इन प्लेस हो रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर क्लासेस के जो पेरेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से हो कि सेमेस्टर में हम लोग एक बार ज़रूर मिले, उसमें आप अपने कंसर्न्स बताएं माइक्रो लेवल पर, और उसको हम ऑब्जर्व करें और देखें उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। बट एकेडमिकली हमारा 100% प्रयास ये है कि हम स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा माहौल दें कि वो सीख पाए। अभी जहाँ तक मैं पर्सनली देखता हूँ, कई बार मोस्टली स्टूडेंट क्या है कि उसके पास बुक है, क्वेश्चन है, वो वहीं से उसको इट्स मोर लाइक राइटिंग एनालिसिस नहीं हो रहा है उसका। और जितने भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वो सब एनालिसिस बेस्ड है कि बच्चे को अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, उसको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ रहा है। तो उसका क्या मॉडल हो सकता है कि लर्निंग को और हम प्रैक्टिकल बनाएं, उस पर हम विशेष रूप से करेंगे। और उसमें हमारे जो नए प्रिंसिपल सर हैं उनका भी एक लंबा तजुर्बा है, उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर एकेडमिक सिस्टम और बेहतर मिलने का आपको हम प्रयास करेंगे। और कोई पेरेंट जी? मैंने नहीं भेजा जी, है मेरी शिकायत है, एक समस्या अच्छा है, आप देखना। नहीं कोई नहीं। पता है क्या है जी, जैसे हम स्कूल जाते थे ना, तो घर के जाके ननू कह रहे काम कर ले, मास्टर ने बताया हमारी माँ पिताजी भी कह रहे थे भाई स्कूल में जाके हुआ। हम पीटीएम में आते हैं ना जी, तो पीटीएम में हम अपनी समस्या नहीं, मैडम हमने नुको है, ये बच्ची बहुत बोलती है जी, बेटा बहुत बोलता है जी, अपना बेटा काम नहीं करता जी, ये शिकायत तो हमने तो नहीं है जी, मैडम हम जी को नहीं ये क्यों हो गया? सुनो मेरी बात तो सुनो, पूरी बात सुनो फिर बता। प्लीज बताइए। तो मतलब डर तो होना चाहिए, मतलब जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का डर तो हमारा है ही जी, हम तो अच्छी बुरी उन्हें बताओगे। फिर जो मास्टर डर हो तो है ही नहीं जी। मैं लड़का लाया मैडम को चेते नहीं यार जी बता दो जी, मैं शिकायत करो तो यह है मैडम, डर ही को नहीं उसको 1% भी उसको यूँ ही नहीं कि भाई मैडम मैंने कहेगी तुम कहोगी, कुछ है ही नहीं। बोला जी बोल रहे तो ये लगता है कि मेरे आगे उल्टा बोलेगा। नहीं, मैं हम उसको मतलब सुनो, हम मैडम को कहते हैं मैडम जिसका थप्पड़ न मारो, धमकाते ही शिकायत हो कि भाई उठ जी, हम तो धमकाएंगे जी, हम तो इतना धमका देंगे 3 साल की स्कूल में नहीं आऊंगा। मैं आज भी डरता हूँ। तो ये समस्या ग्लोबल है, इसका मेरे पास नहीं समस्या नहीं थी, सुनो डर तो है तो पहले। यू हैव अ राइट क्वेश्चन, और ये आपका प्रॉब्लम लगाओ या फिर इसका शिकायत कुछ भी लगा सो जी, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ क्या है। जो आप बता रहे हैं ना कि अपने टाइम में हम लोग कहते थे कि मास्टर के पास जाएंगे या टीचर को शिकायत करेंगे, उसमें डर आपको था, लेकिन मास्टर जो था ना, वो जो टीचर था, उसके पास 100% वो थी नहीं हम तो देखे जावा तीनों बार हम तीनों बार कह गए। मैं बताती हूँ किस बात की पावर, थप्पड़ भी लगा सकता था, डंडे भी मार नहीं, और स्टूडेंट के सामने मैडम बोलते हैं हमें ये पावर नहीं है, लेकिन मतलब आप मेरे सामने मार दो, टीचर के पावर किसको देनी? क्वेश्चन है कि हमको माहौल कैसा बनाना इसमें है? नहीं नहीं है। पर इतना भी तो नहीं कि भाई डरे नहीं चीज। आजकल क्या है कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया, ये हमारा जो सराउंडिंग्स है, एनवायरनमेंट है, 1-1, 2-2 बच्चे हैं, हम लोग बहुत पैम्पर करने लगे हैं। घर पे हम लोग उनको कुछ कहते नहीं है, स्कूल में द मोमेंट अगर थोड़ा डांट भी दिया ना सबके सामने, तो बच्चा इतना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कर देता है कि घर जाके वो इतना रोता है। बहुत केसेस हैं। नहीं हम मैडम इतना नहीं करते भाई, इतना डरा तो स्कूल में आना बंद करते हम नहीं करते जी, मैं स्कूल में काम तो करे, काम भी करते नहीं उसमें स्कूल के काम का, मेरा तो काम करे हो। नहीं घर के काम तो हमारे करे हैं जी, भाई पानी पीने पिलाना वो सारे काम करे, मतलब पढ़ाई के बारे में बात चल रही है जी।
सर इसी के रिगार्डिंग प्लीज मेरा एक पॉइंट है। ओके, वन बाय वन एक मिनट प्लीज। सर मेरा बेटा 4th क्लास में है सर, तो उसकी भी बात करने की थोड़ी सी, जैसे सर ने बताया, इसी पॉइंट को बता रहा हूँ मैं। 2 बच्चे हैं, वो एक लड़का, उसका नाम का पता नहीं मुझे, वो एक ही बेंच पे बैठते हैं। तो बात करते करते क्या हुआ कि टीचर ने उनके पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया कि आपका बेटा ज़्यादा बात करता है। तो उसके पेरेंट्स ने, जो स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उस बच्चे का सेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या करना चाहिए था, वहाँ पर बच्चों को अच्छी प्रकार से समझाना चाहिए था, बेटा बात मत करो, या फिर उनका जो बेंच था वो चेंज कर देते। तो इसके उसने, जो उसकी क्लास इंचार्ज है, उसने उनका फ़ोन मेरे पास भी आया, बोला सर आपका बच्चा ज़्यादा बात करता है। और मैडम समझाइए बात करता है, बाकी मैं यहाँ समझाऊंगा, लेकिन वो सेक्शन चेंज करने का इशू कुछ समझ में नहीं आया। इसके ऊपर मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ना बच्चे पे। तो बहुत अच्छे पॉइंट है सर, मैं इसको बहुत संक्षेप में बात क्लियर करता हूँ कि आज जो स्टूडेंट है ना, उसको बहुत स्पष्ट पता है कि मेरे को डर तो किसी का नहीं है। तो उसको समझाने से, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं इंजीनियरिंग में भी देखता हूँ आज, और पर्टिकुलरली हरियाणा के बच्चे में, मेरे को नहीं पता है क्या कारण है, हम भी हरियाणा के ही है, लेकिन बिहेवियर इशू है, थोड़ा सा अक्खड़पन है, थोड़ा सा बात करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा सही नहीं है। मैं खुद इस बात को मानता हूँ, और वो चीज़ क्लासरूम में भी हो रही है, घर पे भी हो रही है, मैं समझता हूँ। जहाँ तक आपका विषय है, क्लास चेंज नहीं होनी चाहिए, उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। सेकंड, इस उम्र के बच्चों को जब उनका एक्सपोजर हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से भी हो रहा है, हम उनको डांट फटकार के नहीं कर सकते, क्योंकि आज बच्चा क्या है, वर्स्ट कंडीशन में क्या स्टेप ले ले, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। बट उनको राइट काउंसलिंग हो, फादर फिगर पर्सन। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पहले और आज में क्या फर्क हो गया। पहले रोल मॉडल्स थे, पेरेंट अनपढ़ होते थे 90%, तो मास्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। आज बच्चा गेम खेल रहा है कि पेरेंट्स के सामने टीचर की, टीचर के सामने पेरेंट्स की, वो एक सिस्टम जो ऐसा बन गया है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं और मेरे टीचर भी पढ़े लिखे हैं। तो जो काउंसलिंग सिस्टम है हम इन प्लेस करेंगे 9 to 12 कि 1 to 1, जो मैं अभी आपको एक सेमिनार बोल रहा था, वहाँ मेरी जिनसे बात हुई वो चाइल्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने मुझे यही बताया कि सर बहुत बच्चों के कंसर्न जो है वो काउंसलिंग से सॉल्व हो जाते हैं। जब हम उनसे 1 to 1 बात करते हैं, उनको उनके व्यवहार के बारे में बताते हैं, या उनको उनके मिशन स्टेटमेंट से कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत बच्चा इस टाइप के डायलेमा में इसलिए भी है कि उसको ये नहीं पता कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो माहौल है वो काउंसलिंग से ही बन सकता है। आपने किसी को, एक को बच्चे को चुम्बन भी लगा दिया, जो कि मैं पर्सनली एंडोर्स नहीं करता हूँ कि क्लासरूम में एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो। थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में सर हम लोग ये प्रयास करें कि छोटे ग्रुप्स करें वंस इन अ वाइल, ताकि स्टूडेंट अपने कंसर्न ज्यादा अच्छे से टीचर के साथ डिस्कस कर पाए। और 1 to 1 एक टीचर के लिए सर, छोटे बच्चे लोग फिर भी मान जाते हैं, 9th 10th का बच्चा आजकल काफी बड़ा हो जाता है, उनको एक टीचर को मैनेज करना और सब करना, हम तो एक दो बच्चों को नहीं कर पा रहे ना घर पे, जो कि आपके खुद के घर में रह रहे हैं। तो एक टीचर के लिए बड़ा एक कंसर्न है। तो हम कोशिश करेंगे कि काउंसलिंग सिस्टम इन प्लेस करें। 1 to 1 स्टूडेंट जरूर बताए कि मेरे बच्चों को में भी कोई हाइपर एक्टिव मेरा बच्चा है, या वो जो ज़्यादा बोलता है, या उसका वर्बल ठीक नहीं है, या बहुत सारे कंसर्न हो सकते हैं। जो मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा था, तो कोशिश करेंगे सर, वो एक दिन की प्रॉब्लम सोल्यूशन कोई नहीं है, बट विद टाइम जब हम ऐसा माहौल बनाएंगे एकेडमिकली, तो वो बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलने से कोशिश करेंगे कि अपना बिहेवियर भी ठीक करेंगे। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, कॉलेज स्टूडेंट के साथ भी देखा है कि जब हम उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, या जो बच्चे थोड़े शरारती हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं और वो अपने उस बिहेवियर से बाहर निकल पाते हैं। तो उनको गाइडेंस देनी पड़ेगी, डांटना सोल्यूशन नहीं है। नहीं, डॉक्टर का मतलब यूं को नहीं जी, कान पकड़ा दे होंगे अपन नु निकल दे भाई, पर जब सजाए तो पहले होए तो वो निकल दे हम, तो थोड़ा डर तो होना चाहिए सर। वो डर बनेगा, वो डर भाई नु नहीं उसको कान पकड़ा के 1 घंटा तो संभाला ही नहीं उसने, ये बात नहीं जी। मैं बता रहा हूँ सर, डर बच्चे को सिर्फ यही है कि मैं भूखा ना मर जाऊं। मैं आपको गारंटी बोलूं, अगर उस बच्चे को आपने ये समझा दिया ना कि बच्चे 4 साल के बाद तू रोड पे है, और मैं एज ए पेरेंट आपको भी बोलता हूँ कि आप उनको इनहेरिटेड मत करें
कि भाई तेरे ऊपर खेती है। अभी वो श्रुति एक एग्जाम्पल मेरे को बोल रही थी, एक बच्चा है जिसके गांव में किले होंगे और वो स्कूल में आके बोलता है कि मैं तो मिलियनर हूँ, तो वो जो भाव है ना बच्चों का, वो भी उनको सशक्त कर रहा है इस चीज में कि वी कैन डू एनीथिंग। तो कोशिश करें अगर पेरेंट भी, उनको आप स्ट्रिक्टली बोलिए भैया तेरा ये 1 रुपया, तेरे को जाना है नौकरी करनी है। तो आप जब घर में ये बात बोलेंगे और हम भी उसको करियर के लिए मोटिवेट करेंगे तो एक बैलेंस बनेगा। तो वो 2 वे है। तो उसमें हम कोशिश करेंगे 9 to 12 पेरेंट्स से भी इंटरेक्शन 1 to 1 हो, और प्रिंसिपल सर का डोमेन वो है, मैं उनसे जितनी भी बात कर पाया, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आई एंश्योर यू। ठीक है जी, और कोई विषय, कोई बात जी? सर एक्चुअल में जैसे बच्चे का एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद हमें आंसर शीट देखने के लिए पर आंसर शीट 100 रुपये चार्ज के लिए बताया गया है। सॉरी मतलब कैसे? जैसे मैं अगर बच्चे का आंसर शीट चेक करना चाह रहा हूँ ना, अगर मैं हिंदी का या फिर इंग्लिश का या साइंस का कोई भी एक पेपर चेक करना चाहूँ कि मेरे बच्चे के टॉपिक है जिसके अंदर ये कम रह गया, मतलब रीजन क्या? जी मैम, आपका पॉइंट मैंने पहले आपको रेज किया था, तो उसके ऊपर 100 रुपये चार्ज मैम ने बताया था, बोला 100 रुपये चार्ज लगेगा उसके ऊपर एक पेपर पर। तो सर मैं उसका रीजन बोलता हूँ, कोई सिस्टम मैं अवेयर नहीं हूँ, बट मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि हमें अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि जितना पेरेंट सिस्टम के अंदर घुसेगा तो वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लो करेगा सिस्टम के ऊपर, स्कूल के ऊपर। तो वो 100 रुपीज कोई रेवेन्यू जनरेशन का माध्यम नहीं है, वो 100 रुपीज इसलिए है कि आप हम पे विश्वास दिखाएं कि हमने आपकी मार्केटिंग ठीक की है, और आप बच्चों को भी विश्वास दिलाएं कि जो टीचर है आप अलग से आके हमसे मिलिए। सर मेरे को कैसे तसल्ली होगी कि आपको तसल्ली हमारे ऊपर दिखानी है। वो सही है सर, ठीक है, आपके ऊपर तसल्ली होगी हमें, लेकिन मुझे भी तो अपने बच्चे की कमी का पता होना चाहिए ना। नहीं, वो या फिर सिर्फ टीचर को पता होना चाहिए। बताएंगे सर, उसका सिस्टम बनाएंगे, लेकिन अगर बच्चा आके आपको बोलता है कि मेरे 2 नंबर कम लगे और आप उस बच्चे को सपोर्ट करते हो, स्कूल आ जाता है। नहीं सर, वो इशू नहीं है कि उसने ये बोला 2 नंबर कम आए, मेरे कम नंबर आए। मैं ये चाहता हूँ मेरा बच्चे ने कितनी परफॉर्मेंस की, कितना उसने आगे बढ़ा है या फिर कम हुआ है, वो चाहिए ना। डोजियर रिपोर्ट बोलते हैं सर, वो हम प्रिपेयर करेंगे हर बच्चे की कि वो बच्चा सर वो मार्क्स से नहीं पता चलता। अगर उसके 100 के अंदर से 80 नंबर दे दिए तो उससे नहीं होगा ना। उसकी मतलब वो 20 नंबर कहाँ कटे हैं या फिर 40 नंबर कहाँ कटे हैं, उसके पेपर का एनालाइज कैसे होगा, वो पूछ रहा हूँ मैं। तो सर वो तो एनालाइज अगर आपको हर पेपर करना है फिर उसका कोई और सिस्टम हमें निकालना पड़ेगा। जी सर आप देखिए, अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज रखते हैं, राइट, और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि मैं ये देख सकता हूँ कि बच्चे की मार्किंग प्रॉपर है या नहीं है, तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको आंसर शीट दिखाएंगे हम, आप एनालिसिस कर सकते हैं। सर प्रॉपर मेरा बच्चा कितना बढ़िया चल रहा है, अगर उसके कम नंबर है तो कहाँ पर, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है उसके समझ में नहीं आया, हो सकता है फाइनल एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए, मैं उसको समझा दूं घर पे, ठीक है, वो उसको ठीक कर दे, मैं वो बोल रहा हूँ। तो आपकी बात मैंने एक्सेप्ट कर ली ना। जी सर। अगर आप ये कैपेसिटी रखते हैं जो आप कह रहे बच्चे की हेल्प, भाई आपने तो टीचर का जो काम है वो इजी कर दिया। इसका मतलब भाई अगर मान लो आप आंसर शीट नहीं देख पाते या स्कूल नहीं दिखा पाता आपको, तो सारा का सारा जॉब कौन करेगा? टीचर ही तो करेगा। टीचर ही उसको बताएगा बेटा तेरी ये गलती है, ये आपको ऐसे ठीक करना चाहिए, ऐसे नहीं। और अगर आप उसमें हेल्प करते तो हम तो आपके आभारी होंगे। नहीं वो तो सही है सर, लेकिन 100 रुपए चार्जेस क्या रीजन है कि आपने चार्जेस किए? मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं नहीं और ठीक है सर। नहीं। अरे एक और पॉइंट था सर, जैसे टीचर चेंज होते रहते हैं, सबसे बड़ा इशू है टीचर चेंज। और एक पॉइंट और साथ के साथ बता देता हूँ सर, सिलेबस जो है ना वो स्पीडली होता है। मेरे 4th क्लास में बच्चा है ना, उसका स्पीडली सिलेबस हुआ है। अभी जैसे 12 मार्च को इनके पेपर खत्म हो जाएंगे, 12 मार्च के बजाय 10 दिन और आगे बढ़ सकते हैं। वो कि स्लोली पढ़ाया जाए क्लास में। कहने का मतलब ये है सर, वो टॉपिक है उसको रिवीजन के चक्कर में ना, रिवीजन करने के चक्कर में काफी स्पीडली हो जाता है। वो बच्चे को कुछ आए समझ में ना आए, वो आगे बढ़ते रहते हैं। कई बार फोन पे एक मिनट फोन पे मैडम को बोलता हूँ, मैडम ऐसे ऐसे काफी स्पीडली हो रहा है, बोला सर सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन भी करना है। ये तो नहीं, स्पीडली देखिए एक मिनिमम स्पीड तो रखनी पड़ेगी।
ये बात तो आप मान के चलो। वो सही है सर, बिल्कुल सर। मान लो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना सर है। एक लेसन के अगर 4 पेज अगर इकट्ठे कराए जा रहे हैं ना, वो बात नहीं होती सर। अच्छा सर, ज्यादा मैं इसका दोनों का आंसर करती जी। हूँ। आपका पहला क्वेश्चन जो था वो टीचर्स का। लास्ट ईयर आई टोटली अग्री कि हमारे टीचर्स बहुत चेंज होते थे, बट द मैनेजमेंट वाज सो डिफरेंट एवरीबॉडी। बट दिस ईयर व्हेन आई स्टार्ट लुकिंग आफ्टर द स्कूल, हमने पहले ही मंथ अप्रैल में ही सब टीचर का बॉन्ड साइन करा लिया। ठीक है। यू कैन आस्क टीचर आर हियर। मैंने कोई टीचर को, आपके खुद के भी पर्सनल किसी ना किसी के कोई रिलेशन होंगे टीचर से, यू कैन आस्क कि दिस ईयर वी मेक अ बॉन्ड कि 3 मंथ का एटलीस्ट नो, क्योंकि क्या होता है ना सर, आपको फीस जमा करानी है, आपका पर्पस सॉल्व है, आप यहाँ नहीं कराएंगे कहीं और करा लेंगे। हमने फीस लेनी है, हमारा स्कूल है, लॉस किसका होता है? सिर्फ बच्चे का। टीचर ने आज यहाँ जॉब करनी है, कल नहीं चली जाएगी। अल्टीमेटली जो लॉस है ना, वो पूरे हमारे पवेलियन में सिर्फ बच्चे का लॉस है। तो हमने क्या किया कि टीचर से बॉन्ड साइन। देखो हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते। आज किसी की गवर्नमेंट जॉब लगे है या कोई फैमिली इशू है या किसी भी रीजन से उसको मूव करना है, तो हम बाउंड नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट हमने एक मिनिमम टाइम पीरियड रखा सो दैट नया टीचर आए वो एडजस्ट हो जाए, ताकि बच्चा भी अपना कंफर्टेबल हो जाए और पुराना टीचर अपना जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करते हैं। तो हमने एक बॉन्ड सेट किया। सी सिस्टम से सर चलते हैं, सिस्टम ही बना है, लेकिन अभी जो आप बोलेंगे पूरे साल का अगर आप जर्नी देखेंगे अपना, तो आप देखिए कि टीचर बहुत कम चेंज हुआ। 1 या 2 टीचर जिसकी गवर्नमेंट जो हेल्थ इशू है, अदरवाइज टीचर हमारा चेंज नहीं हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर। मैं आपको लास्ट ईयर की कोई बात नहीं कर रही। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द सिस्टम। हमने सबसे बॉन्ड साइन करा है, चाहे वो कोई भी टीचर, राइट। सेकेंड आपका था सिलेबस के बाद। सिलेबस में हमने जो सर ने कहा कि एक कहीं ना कहीं तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा ना सर। एक चैप्टर को मान लो स्लो लर्नर भी है उसी क्लास में बच्चा और फास्ट लर्नर भी है, लेकिन हमें स्पीड तो उतनी रखनी पड़ेगी। एक चैप्टर को 2 या 3 वो मीडियम लेके चलना पड़ेगा। स्पीड ज्यादा, मीडियम स्पीड लेके चलनी पड़ेगी। स्पीड ज्यादा होती है सर मेरे अकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, उसका हम प्रैक्टिस एक्चुअली सर क्या है, हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे। खुद क्लास में गया है या कोऑर्डिनेटर को भेजा और सभी बच्चों से उस समय जो टीचर पढ़ा रहा है उसको कहा कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। सभी बच्चों से पूछे कि जो आज आपने पढ़ाया है, आपको पढ़ाया है, क्या सबको समझ में आ गया? तो एज ए होल अगर हम मान लो 40 स्टूडेंट्स की जो है फीडबैक लेंगे, तो उसमें तो अपने पास पूरा का पूरा एक क्या है रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैक्सिमम बच्चे ये कहें कि स्पीड से है, तो टीचर को भी इंस्ट्रक्ट किया जाएगा।